सभी को राम राम। मैं बी एस परमार अपने चैनल ड्राइंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, लास्ट 4 वीडियो में मैंने आपको 2012 का बुकलेट जो है वो ड्राइंग मास्टर का वो सॉल्व करके बताया था, रिव्यू करके बताया था आपको कि किस स्टैंडर्ड का जो पेपर आया, ज्योमेट्रिकल के कितने जो है क्वेश्चन आए थे, सिंधु घाटी से कितने क्वेश्चन आए थे, जीके किस स्टैंडर्ड का आया था। तो ये हमने सारा देख लिया है। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे या चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट जानकारी भी आपको लगातार मिलती रहे। मैं सुबह 5 बजे वीडियो अपलोड कर देता हूँ, आपको 5 बजे जो है सुबह हर रोज़ वीडियो मिल जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन बुकलेट 2014 का जो है वो हम रिव्यू करके मैं आपको बताऊंगा। उसमें भी जो प्रश्न है वो 200 आए थे और 2 घंटे का वो पेपर था, मतलब 120 मिनट में आपने जो है वो 200 क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं कि 2014 में किस तरह का पेपर आया था। ये है हमारा 2014 का क्वेश्चन बुकलेट। 200 क्वेश्चन इसमें आए थे और जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो इसमें 1 नंबर का, केवल जो 1 नंबर का इसमें प्रत्येक क्वेश्चन था और सभी प्रश्न अनिवार्य थे। छोड़ देते तो आपके ही नंबर उसमें कटने थे। नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं हुई थी, ये आपने ध्यान देना, नेगेटिव मार्किंग नहीं इसमें हुई थी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो इसमें पहला प्रश्न हमें दिया गया था कि पनघट पर 3 स्त्रियां शीर्षक चित्र किसका है। तो देखो 8 हिस्ट्री ही इसमें शुरू हो गई। तो मुझे ध्यान है मेरी जो है वो डी सीरीज थी, तो ये डी सीरीज का जो है वो बुकलेट है। तो इसमें पनघट पर जो है 3 स्त्रियां ये शीर्षक चित्र है। तो ये जो है वो किस चित्रकार ने बनाया था। तो ये था पावेल पिकासो, जो है वो ये पश्चिमी चित्रकार है, इन्होंने ये चित्र जो बनाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, चित्रकारों का ध्रुव तारा कहा गया है। चित्रकारों का ध्रुव तारा किसे कहा गया है, किस चित्रकार को सुशोभित किया गया इस नाम से। तो वो थे शोभा सिंह जी को जो है वो चित्रों का ध्रुव तारा कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, ये यहाँ पे फिगर दिया है, इस तरह का कुछ ये चित्र दिया हुआ है और ये कह रहा है कि ये जो है ये क्या है, ये क्या है भाई, इसको जो क्या कहेंगे हम। तो इसको लहरें कहते हैं, अवग्रह कहेंगे, शिखर माला कहेंगे या कुंतल इसको कहेंगे। तो ये इस तरह जो है ये कुंतल इसको हम कहते हैं, स्प्रिंग जिसको हम बोलते हैं ना, स्प्रिंग की तरह है ना ये, इसको कुंतल हम जो है वो बोलते हैं। तो ये इसका सही उत्तर है डी। अगला है कि इनमें से अवग्रह है। अब ये इनमें से अवग्रह क्या है, ये हमें दिया गया है, एक चाप लगा के दी गई है, एक इस तरह से आपको दिया गया है और एक ये चिन्ह दिया गया है, एक ये चिन्ह दिया गया है। एक तो शिखर माला है और 2012 का जो हमने पेपर किया था उसमें जो है वो ये प्रश्न आया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, ये जो है अवग्रह है। ये जो निशान है ना इसको बोलते हैं अवग्रह। अगला है 5वां जो है इसमें है कि ये कह रहा है कि इनमें से न्यून कोण कौन सा है। ठीक है, विच इज एन एक्विट एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण त्रिभुज जो है इनमें से कौन सी है। तो न्यून कोण त्रिभुज आप देख सकते हैं, ए है, बी है, सी है या इनमें से कोई सी भी नहीं है। तो इसमें से जो है वो ए जो है ये न्यून कोण त्रिभुज है। प्रश्न नंबर 6 है, जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती, कोई कोण बराबर नहीं होता, वह कहलाती है। अब ना कोई भुजा बराबर है ना कोई कोण बराबर है, तो वो क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज उसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, इनमें से कौन सी कला कामसूत्र की कला सूची के अंतर्गत आती है। तो काम सूची कला के अंतर्गत इनमें से कौन सी कलाएं आती है। तो कलाएं तो 2 ही दी हुई है ना, बालों को साफ रखना और दूसरों पर विजय पाना। तो ये दोनों जो कला हैं वो काम सूत्र में आती है। प्रश्न नंबर 8 है, ज्योमेट्री यह शब्द किस भाषा से
लिया गया है। तो ज्योमेट्री जो शब्द है वो किस भाषा का है? तो ज्योमेट्री शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला है प्रश्न नंबर 9, ज्योमेट्री यह शब्द किन दो शब्दों को मिलाकर बना है? तो ज्योमेट्री जो है वो दो शब्दों को मेल से बना है, तो वो कौन से है? जियो प्लस मैट्रन, ये जो है जियो प्लस मैट्रन इन दो शब्दों से मिलके बना है। अगला है सेट स्क्वायर त्रिभुजाकार के होते हैं जो कि इनमें कौन कौन से कोण होते हैं? सेट स्क्वायर हमारे पास दो होते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स में होते हैं, आपने सबने देखे होते हैं। जो है वो बी ऑप्शन सही है, 45 45 90, और दूसरा होता है 30 60 और 90 डिग्री के, जिसमें ये कोण होता है वो हमारे सेट स्क्वायर होते हैं। तो ये आपने ध्यान देना है, ये है सेट स्क्वायर के एंगल। अगला है कि जिस चतुर्भुज की सात की दो भुजाएं बराबर हो उसे कहते हैं। और उसे क्या कहते हैं? जिसके साथ की दो भुजाएं जो है वो बराबर हो, तो उसे हम कहते हैं पतंग रूपी चतुर्भुज। पतंग रूपी चतुर्भुज में जो है वो दो भुजाएं जो है वो सात वाली बराबर होती है। अगला है प्रश्न नंबर 12, इनमें से विषम कोण चतुर्भुज है। और इनमें से विषम कोण चतुर्भुज जो है वो कौन सा बना हुआ है? तो ये जो हमारा ए ऑप्शन, ये है विषम कोण चतुर्भुज। ये आयत है, ये त्रिभुज है, और ये पतंग रूपी चतुर्भुज है। तो इनके जो है वो ये विषम कोण नहीं है, ये विषम कोण चतुर्भुज है। तो प्रश्न नंबर 13 है, इनमें से विषम बहुभुज कौन सी है? देखो ऊपर कहा था विषम कोण, यहाँ कहा है विषम बहुभुज, ठीक है। तो विषम बहुभुज इनमें से कौन सी है? तो इनमें से ऑप्शन ए जो है यही जो यहाँ पे विषम बहुभुज है, क्योंकि इनकी भुजाएं जो है वो बराबर नहीं है। प्रश्न नंबर 14 है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद जो है वो किसने लिखा है? ये थे जयदेव जी जो थे, उन्होंने गीत गोविंद लिखा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, प्राचीन काल में इस नृत्य को दासियटम कहते थे। तो किस नृत्य को कहते थे जी? इसका सही उत्तर है बी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को जो है वो दासियतम कहते थे। प्रश्न नंबर 16 है, मोहिनी अष्टम नृत्य समर्पित है। तो मोहिनी अष्टम नृत्य जो है वो किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है, शिव विष्णु और कृष्ण को समर्पित है, या कामदेव को समर्पित है? तो मोहिनी अष्टम नृत्य है ये विष्णु या कृष्ण के प्रति प्रेम को समर्पित है। अगला है संत सेरिफ कहते हैं। संत सेरिफ किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हमारे को। ये कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही है, जिन अक्षरों में सेरिफ का प्रयोग नहीं किया जाता उसको बोलते हैं संत सेरिफ। अगला है 18, ताजमहल का प्रधान मिस्त्री या प्रारूपकार था। तो प्रारूपकार या प्रधान मिस्त्री जो है वो ताजमहल का कौन था? वो था ईसा खां। ऑप्शन ए इसका सही है, ईसा खां जी जो थे वो प्रधान मिस्त्री थे ताजमहल के। 19 प्रश्न नंबर है, अकबर द्वारा निर्मित भवनों की तुलना में शाहजहां के भवन किस दृष्टि से में श्रेष्ठ है? किस दृष्टि में ये भवन जो श्रेष्ठ है? वो है अलंकरण के भव्य प्रदर्शन में। ये जो है वो अकबर द्वारा जो निर्मित भवन है उसकी तुलना में शाहजहां के जो भवन है वो श्रेष्ठ थे। प्रश्न नंबर 20 है, बच्चों में योजनागत कला अभिव्यक्ति की शुरुआत कब होती है? तो योजनागत अभिव्यक्ति की शुरुआत बच्चों में कब होती है? जब वो मध्यम प्राथमिक स्तर के दौरान होते हैं। तो इस दौरान जो है वो बच्चों में योजनागत कला की अभिव्यक्ति की शुरुआत होती है। अगला है प्रश्न नंबर 21 है, कला अभिव्यक्ति की विशेषताओं को प्राथमिक विद्यालय स्तर के आयु वर्ग के बच्चों में से निम्न कितनी श्रेणियां वर्गीकृत की गई हैं? तो इसमें जो है वो
3 श्रेणियां वर्गीकृत की गई है। अगला है प्रश्न नंबर 22, भारतीय चित्रांकन के मुख्य प्रयोजन है। इनमें से कौन कौन से प्रयोजन हैं और उत्तर इसके यहाँ देने हैं। इनमें से सही युग्म का चयन करें। अब केवल एक या दो, मतलब ए और बी या ए और डी, मतलब या फिर ए और सी है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। इसका जो सही उत्तर है वो है डी, उपरोक्त सभी जो है वो इसके मुख्य प्रयोजन हैं। अगला है प्रश्न नंबर 23 है, आकार और शैली के आधार पर आनंद कुमार स्वामी ने कितनी कोटियों को माना है। तो आनंद कुमार स्वामी ने जो है वो कितनी कोटियों को माना है, तो इन्होंने 3 कोटियों को माना है आकार और शैली के आधार पर। ठीक है जी। अगला है प्रश्न नंबर 24, प्राथमिक अवस्था में सजावट की कला निम्न में से क्या है। तो सजावट की कला वो भी प्राथमिक अवस्था में, मतलब फर्स्ट श्रेणी में जो है वो क्या होती है, वो होती है बच्चों को अपनी योग्यता से सुंदर रूपों और डिजाइनों की खोज करने का अवसर प्रदान करना। मतलब बच्चों अपने रुचि के अनुसार यदि वो कार्य कर रहे हैं तो वो होती है प्राथमिक अवस्था में सजावट की कला। अगला है प्रश्न नंबर 25, 12मासा चित्रों में पाया जाता है। 12मासा चित्रों में क्या पाया जाता है। तो 12मासा चित्रों में ऋतुओं का चित्रण जो है वो पाया जाता है। अगला है 26, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था। तो अभी यहाँ आया कि किसने बनाया था, लास्ट वीडियो में आया था कि सूर्य मंदिर कहाँ पर बना हुआ है। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर से संबंधित जो है ना वो प्रश्न जरूर परीक्षा में आता है, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पूछा है कि किसने बनाया था, मतलब किस राजा ने जो है वो ये बनाया था। तो ये बनाया था नरसिंह देव जी ने। ए ऑप्शन इसका सही है, इन्होंने ये जो मंदिर है वो बनवाया था। अगला है प्रश्न नंबर 27, मधुबनी लोक चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो मधुबनी लोक चित्रकला जो है वो बिहार राज्य से संबंधित है। इसका सी ऑप्शन जो है वो सही। और मधुबनी चित्रकला में मैंने विशेष रूप से वीडियो जो बनाया हुआ है ना उसमें डिटेल स्टडी में इसमें बताया हुआ है। अगला प्रश्न है 28, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस संख्या गुफा में चित्र है। मतलब कौन सी गुफा ऐसी है जहाँ पे ये जो गृह त्याग का चित्र अजंता की गुफा में बना हुआ है। तो वो है गुफा संख्या 16। गुफा संख्या 16 में जो चित्र बने हुए हैं। अगला है प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन सी आकृति समानांतर चतुर्भुज नहीं है। समानांतर चतुर्भुज इसमें से कौन सी आकृति नहीं है। तो इसका सही उत्तर है डी, ये समानांतर चतुर्भुज नहीं, क्योंकि ये रेखा है तो समानांतर, पर ये रेखा आपस में समानांतर नहीं है। तो ये इसका सही उत्तर है। अगला है प्रश्न नंबर 30, नीचे दिए गए समानांतर चतुर्भुज में कोण x का मान निकालें। तो x का मान यहाँ क्या होगा, यदि यहाँ 100 दिया हुआ है तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे भी ये 100 ही होगा। ये मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा सकता हूँ। इस तरह से आप देखिए इसको, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से एक रेखा लगी हुई है, यहाँ पे कोण बना हुआ है। ये शीर्ष विमुखी कोण होते हैं जो समान होते हैं इस तरह से। ये और ये कोण बराबर होगा, ये और ये कोण बराबर होगा ना, ये और ये कोण बराबर होगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर ये रेखा लगी जाए, जो ये रेखा लगी ना, तो यहाँ पे कोण बना, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो ये और ये कोण दोनों जो है वो बराबर है। तो यहाँ 100 डिग्री है तो यहाँ भी 100 डिग्री होगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से सही कौन सा कथन नहीं है, वो है कि सभी आयत वर्ग होते हैं, क्योंकि सभी आयतें वर्ग नहीं हो सकती ना, क्योंकि आयत की तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जबकि वर्ग की जो है वो चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ये सभी आयतें जो वर्ग नहीं हो सकती है। अगला है आयत के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। आयत के लिए इसमें से जो कौन सा कथन गलत है दिया हुआ, तो वो है बी, विकर्ण परस्पर
लंब होते हैं। आयत में कभी भी विकर्ण परस्पर लंब नहीं होते। आप देख सकते हैं ये जो है लगभग मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की आयत है, तो इसमें विकर्ण जो है वो लंबवत कहीं भी नहीं है। कहाँ लंबवत है? ये लंब आपस में थोड़ी ना बन रहा है, यहाँ नंबर का अकाउंट थोड़ी बन रहा है, कहीं भी नहीं बन रहा है, तो ये लंब जो है वो नहीं होते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 33 है कि नीचे दी गई आकृति के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से जो है वो कोण P जो है ना वो R के बराबर है, तो ये जो है ना बराबर कोण नहीं है ना। P और R जो कोण ये बराबर नहीं है, तो इसका A ऑप्शन जो है वो सही है। अगला है प्रश्न नंबर 34, नीचे दी गई आकृतियों में कौन सी बहुभुज नहीं है? तो ये जो है चतुर्भुज है, ये पंचभुज है, ये भी चतुर्भुज है, तो ये जो है वो आकृति हम इसको मानेंगे कि ये बहुभुज नहीं है। प्रश्न नंबर 35 है, यदि एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 110 डिग्री हो तो तीसरा कोण होगा। हमें ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एक्चुअल में होता कितना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे को 110 डिग्री पहले ही दे दिया है, तो 180 माइनस 10 हम करते हैं तो उत्तर आ जाता है 70। तो 110 और 70 को प्लस करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर है डी 70। 35 के बाद अगला है 36, पंचभुज के कोणों का योग कितना होता है? तो पंचभुज के जो है वो आंतरिक कोणों का यहाँ पूछा गया है। तो पंचभुज का जो एक कोण होता है वो होता है 108 डिग्री का। तो 108 डिग्री को गुणा अपने 5 से करना है, तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 540 डिग्री। तो 540 डिग्री जो है इसका सही उत्तर ये पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है। बाकी ऑनलाइन क्लासेस में मैंने बताया है, सूत्र भी सारे बताया है कि कैसे जो है ना अपने योग निकालना होता है किसी का, या आंतरिक कोण और बाह्य कोण कैसे निकालना होता है। तो चलो अगला करते हैं। प्रश्न नंबर 37 है कि यदि त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज DEF व इसके क्षेत्रफल क्रमशः 65 सेंटीमीटर, इसकी घात 2 है और 100 सेंटीमीटर की घात 2 है, तो यदि EF बराबर 16 सेंटीमीटर है तो BC का मान कितना होगा? तो इसका सही उत्तर है A 12.8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 38, चतुर्भुज के सभी कोणों के मापों का योग कितना होता है? तो चतुर्भुज में मैं आपको बता दूं, त्रिभुज का तो होता है ना 180 आंतरिक कोण का, ठीक है, बट जो चतुर्भुज होता है उसका आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, उनके सभी कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, चतुर्भुज के कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री होता है। अगला है प्रश्न नंबर 39 है कि नीचे दिए गए त्रिभुज में कोण x का मान कितना है? तो यहाँ त्रिभुज बनी हुई है और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। एक कोण 60 का दिया हुआ है, एक 90 का दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है कोण बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा, क्योंकि हमारे पास 150 हो चुका है, तो 30 इसमें जोड़ेंगे तो 180 जो है वो हो जाता है जोड़ तीनों कोणों का, और ये जो है हमारा सही उत्तर है सी। अगला है प्रश्न नंबर 40, यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री हो तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो मैंने इस पे वीडियो बना रखे हैं कि यदि आंतरिक कोण क्या है आपने भुजाएं निकालनी है, बाह्य कोण कितना है आपने भुजाएं निकालनी है, और कोण कैसे निकालने आंतरिक और बाह्य, तो मैंने इस तरह की सभी वीडियो बना रखी है। मेरे चैनल पर जाइए, इसी पे ये ड्राइंग कमीशन के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पे इस पे वीडियो बना हुआ है, तो आप निकाल सकते हैं। इसका ये कह रहा है कि बाह्य कोण 45 है, तो 45 अगर बाह्य कोण है तो आंतरिक कोण जो है ना वो 135 डिग्री होगा, और वो हमेशा अष्टभुज का जो है वो आंतरिक कोण जो है वो 135 डिग्री होता है और बाह्य कोण 45 डिग्री होता है। ये इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप 60 डिग्री हो तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो इस पे आपको वीडियो मेरे देखने पड़ेंगे, मैं यहाँ डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है फिर। तो इसमें जो है वो मैं आपको बता दूंगा, यदि बाह्य कोण 60 डिग्री है तो आंतरिक कोण होगा 120 डिग्री। 120 डिग्री जो आंतरिक कोण होता है वो होता है षटभुज का जो है वो आंतरिक कोण 120 डिग्री होता है।
अगला है 42, वृत्त बहुभुज निम्न में से किसे कहते हैं। तो वृत्त बहुभुज जो होता है मतलब जो जिस बहुभुज की एक कोण जो है वो 180 डिग्री से बड़ा हो वो होता है। तो इसमें यहाँ उसका जो उत्तर है वो है डी, जिस बहुभुज का कोई भी कोण दो समकोणों से अधिक हो, मतलब 180 डिग्री से बड़ा हो ना, उसको बोलते हैं बृहद बहुभुज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, किसी संरचना के प्रमुख दो तत्व होते हैं। ये प्रश्न जो है वो पिछले उसमें भी कमीशन में भी आया था, 2012 का जो मैंने आपको रिव्यू करके दिया था बुकलेट, उसमें भी आया था। तो इसके होते हैं रूप और स्थान, जो है किसी भी संरचना के दो तत्व होते हैं। ठीक है जी, रूप नहीं होगा स्थान नहीं होगा तो हम जो है कोई संरचना बना ही नहीं सकते हैं, तो ये इसमें होना जरूरी है। अगला है प्रश्न नंबर 44 है, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं। तो कृष्ण लीला के जो चित्र है वो किस शैली में बने, पहाड़ी शैली में जो है वो कृष्ण के सबसे ज़्यादा चित्र बने हैं। अगला है प्रश्न नंबर 45 है, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से मिले हैं। ये कह रहा है कि अधिकांश मतलब लगभग जो है वो कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं हमारे को गुफाओं में जो है वो चित्र बने हुए हमारे को मिले हैं। अगला है प्रश्न नंबर 46, विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में है। तो इसके विषय में मैंने विस्तार से आपको बताया हुआ है, शॉर्ट ट्रिक भी मैंने इसके तैयार किए हुए हैं, वो भी मैं आपके क्लासेस में बता दूंगा। तो अभी जो है हमारा इसका उत्तर है 46 का, वो है डी, गुफा संख्या 1 में जो है ये चित्र बना हुआ मिला है। अगला है प्रश्न नंबर 47 है कि अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया है। तो किस तकनीक को अपनाया गया है, वो है तकनीक संख्या ए, चावल की भूसी और गोंद के साथ गाय का गोबर। इससे जो है ना वो भित्ति चित्र जो है वो भित्ति चित्र की सतह जो है वो तैयार की जाती थी। अगला है प्रश्न नंबर 48, पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, ये जो है वो 18वीं शताब्दी में इसका प्रारंभ हुआ था और ये 19वीं शताब्दी तक रही है। विलंबित समय जो इसका वो 19वीं शताब्दी है। अगला है प्रश्न संख्या 49 है, मोनालिसा की पेंटिंग किस रंग के विभिन्न टोन से की गई है। तो मोनालिसा के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये लियोनार्डो विंची है, उनकी ये पेंटिंग बनी हुई है और ये लाल रंग की जो रंगत है ना उससे जो है वो बनाई गई है। तो ये पश्चिमी कलाकार है लियोनार्डो विंची, इन्होंने मोनालिसा का जो चित्र बनाया है। अगला है और लास्ट प्रश्न है हमारा 50, पटचित्र लोक चित्र कला का संबंध है। तो पटचित्र जो है वो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दिया गया है और बुकलेट के हिसाब से जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर हमें मिला था बी, उड़ीसा से। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल की घंटी को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।